अच्छा ठीक है, तो अब कहाँ पे पहुंचे हम? हमने कहा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ओके ये सर। वाली, ये लेफ्ट वाली प्लेट जो रहती है इमिटर प्लेट होती है, राइट वाली प्लेट जो होती है कलेक्टर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इस तरफ जाते हैं, और जब वो पूरा फ्लो करके एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं तो फोटो करंट बनती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा जी, इस प्रोसेस में हम बात करते हैं कि किस बात पे डिपेंड करती है भैया? काइनेटिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, की कौन सी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहा है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखोगे उतना ही बेटर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। समझने के लिए जनरल टर्म से बता रहा हूँ। और जितना कम वेवलेंथ रखोगे उतना ही बेटर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अब उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें देखते हैं कि क्या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कलेक्टर प्लेट पे पहुंच रहे हैं और पूरा ऐसे रन करके वापस फोटो करंट बना रहे हैं, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है फोटो करंट। तो उसके लिए हमें कुछ ग्राफ्स देखने होंगे, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। जिसको जहां भी डाउट हो फौरन पूछो, देखो ज्यादा टाइम तो है नहीं लेकिन कोशिश करो कि पूछ। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। जो फोटो करंट का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कि जितने ज्यादा इंटेंसिटी रखोगे आप, आपकी जो लाइट है, वो पढ़ने वाली लाइट, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी जितने ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा फोटो करंट होगी। किसी को डाउट हो इंटेंसिटी क्या, वो पूछ सकता है। अब उसके बाद जो है बात करें कि फोटो करंट का जो है पीसी का मतलब फोटो करंट है। यहाँ पे टाइम के हिसाब से बात करें तो क्या टाइम के साथ साथ फोटो करंट बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। टाइम के साथ साथ फोटो करंट बढ़ती नहीं, घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। आपने उसके ऊपर डाला, वो बस यूं एक इंस्टेंटेनियस टाइम में करंट बन जाएगी और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और फिर वो फ्लो होती रहेगी टाइम के साथ साथ, ना बढ़ेगी ना घटेगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ऐसा नहीं है 2 घंटे बाद करंट बढ़ करके 10 एम्पियर हो गई, 3 घंटे बाद जो है करंट बढ़ करके 50 एम्पियर हो जाएगी, नहीं, टाइम के साथ नहीं बढ़े। हाँ, उसको थोड़ा सा तो टाइम लगता है करंट पूरा फ्लो होने में, और वो करीब करीब बहुत ही कम, आपका 10⁻⁹ सेकंड के अराउंड का टाइम लगता है उसको स्टैब्लिश होने में। अब फोटो करंट की हम बात करें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, यस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पे आपका रिलेशन है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है फोटो करंट, यही मेन रिलेशन है, बाकी किसी चीज पे एज सच इतना डिपेंड नहीं करती। क्या होगा कि अब आपने फ्रीक्वेंसी डाल, आपने लाइट डाली जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कम है, कम है, कम है, कम है, और वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंच गई। अब जैसे ही वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंचती है, वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं और फोटो करंट जनरेट होने लगती है। तो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं, मेरा पॉइंटर कहाँ है? यस सर। अब यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अब जैसे थ्रेशोल्ड पहुंचा, तुरंत इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए, तुरंत फोटो करंट बनना शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे करंट। अब आप कितना भी बढ़ा लो फ्रीक्वेंसी, डजंट मैटर, फोटो करंट चेंज होने वाली नहीं, इंक्रीज होने वाली नहीं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से ग्राफ बना देते हैं। बेटा नहीं, ध्यान रखना कि यहाँ शुरू में आपने जीरो फ्रीक्वेंसी से लेके चलना है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचना है। थ्रेशोल्ड तक कोई करंट नहीं है, उसके बाद जो करंट होगी वो एक कांस्टेंट, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा, उससे जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं। कितना भी बढ़ा लो, कोई भी आप बढ़ा लो फ्रीक्वेंसी, कितना भी बढ़ा लो, फोटो करंट नहीं इंक्रीज होने वाली। हाँ, अब एक चीज इसमें और करते हैं कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ना, उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, हम वो देते हैं, पोटेंशियल देते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं दोनों प्लेट्स पर। अब हम क्या करते हैं कि अगर हमने इस कलेक्टर प्लेट, ये है कलेक्टर प्लेट और ये है इमिटर प्लेट जिसपे लाइट पड़ेगी। अब इस कलेक्टर प्लेट को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, तो पॉजिटिव पोटेंशियल देने की वजह से फोटो करंट थोड़ा बढ़ तो जाएगी। ऐसा तो होगा कि फोटो करंट थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो होगा क्या कि आगे आपने शुरू में ये वोल्टेज दिया हमने आपको, ठीक है, ये वोल्टेज दिया और ये फोटो करंट, ठीक है, वोल्ट। अब आपने शुरू में वोल्टेज जीरो था तो फोटो करंट थी कुछ ना कुछ, वो अपने आप हो रही थी, हमारी वजह से नहीं था, वो अपने आप निकल रहे थे, वो अपने आप मोशन कर रहे थे। लेकिन अब हमारा भी काम आ गया कि अब हमने भी वोल्टेज देना शुरू किया, हमने भी वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, और जब हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो करंट बढ़ रही, बड़ी बड़ी बड़ी, अब एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। उसके बाद वापस से क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब कितना भी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, करंट थोड़ा सा बढ़ करके फिक्स हो जाए। दूसरा अपोजिट हम काम क्या करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने इस कलेक्टर प्लेट को पहले दिया था पॉजिटिव पोटेंशियल, अब हम इसको नेगेटिव पोटेंशियल दे देते हैं। ये हमने यहाँ पर ऐसे इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया। जब हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो क्या होगा भैया, तो नेगेटिव पोटेंशियल देने की वजह से करंट डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। करंट क्या होगी बेटा आपकी, डिक्रीज होगी, ऐसे डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते 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 एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा जहां पे करंट क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे आपकी फोटो करंट कितनी हो गई, अरे यार, आई ले, करंट जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना।
और यहाँ पे अगर आप इसको पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे तो इंक्रीज होगी और एक वक्त तक इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जिस पोटेंशियल पर वो करंट जीरो हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? इससे पहले वाला ग्राफ समझा देना एक बार, कौन सा वाला? पहले वाला वोल्टेज वाला जो हाँ अब पॉजिटिव देखो, पोटेंशियल था। यहाँ पे पहले दो ग्राफ में कहीं पे हमने पोटेंशियल नहीं दे रखा है, नॉर्मल हम लाइट डाल रहे हैं, करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रही हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूरे सर्किट में घूम के करंट बना रहे हैं, फोटो करंट, ठीक है। दूसरी बार हमने क्या किया, अब हमने एक बैटरी भी लगा दी साथ में या कोई सोर्स लगा दिया और लाइट तो डाली साथ में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, साथ ही साथ यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस प्लेट पर, कलेक्टर प्लेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि करंट बढ़ गई, थोड़ा और बढ़ाया हमने वोल्टेज तो करंट और बढ़ गई। यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान दो, सर ये ग्राफ स्टार्टिंग कहाँ से है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ और से नीचे से। यहाँ पे स्टार्टेड, क्या ग्राफ स्टार्टिंग कहाँ से है? यस सर ये वाला। देखो ये जीरो है, ठीक है, ये किस पर है, ये सेम ग्राफ है, दोनों सेम ही ग्राफ है, सेम ही बात है, ठीक है। यहाँ पे हमने जीरो पोटेंशियल दिया, करंट यहाँ पे कुछ ना कुछ थी, यहाँ पे करंट थी, ठीक है, कुछ ना कुछ थी, नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ गई, थोड़ा सा और पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट और बढ़ गई, थोड़ा सा और पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट और बढ़ गई। अब और पोटेंशियल बढ़ा रहे, अब नहीं करंट बढ़ रही, और पोटेंशियल बढ़ा रहे, अब नहीं करंट बढ़ेगी, और पोटेंशियल बढ़ा रहे, अब और नहीं करंट बढ़ेगी। वही सेम ग्राफ यहाँ पे कि जब हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज जीरो है, लेकिन यहाँ जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है क्या? नो सर। नहीं, करंट जीरो नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं। नेगेटिव वोल्टेज का मतलब इस वाले कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया हमने। तो अब जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो करंट डिक्रीज होगी भैया, और हमने नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, करंट और डिक्रीज हो गई, और बढ़ाया और डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होते 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 कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर देखो करंट कितनी पहुंच गई आपकी, जीरो पहुंच गई। बात समझ जीरो। में आई क्या? हाँ। तो जिस पोटेंशियल पर वो जीरो पहुंच जाती है उसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, यस सर। अगर हम, हाँ अब आगे बढ़ते हैं हम फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो पीछे आपको मैंने बता दिया था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है कि जो करंट डिपेंड करती है वो ना कि फ्रीक्वेंसी पे, ना कि वेवलेंथ पे, ना कि एनर्जी पे, वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मैंने एक लाइट डाली, ठीक है, ऐसे, जिसकी इंटेंसिटी क्या थी, I1 थी, तो उसका ग्राफ ये पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ ऐसे बने। वही सेम लाइट डाली लेकिन उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा के डाली तो उसका जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा। अब I1 और I2 में करंट किसकी ज्यादा है? I2 की सर। हाँ, अब वही सेम लाइट डाली लेकिन इस बार मैंने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा के डाली तो करंट उसकी ज्यादा। तो इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाओगे तो करंट उसकी बढ़ती जाएगी। सेम लाइट है, इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी कैसे बढ़ा है, मान लो यहाँ पे ऐसे बल्ब है और मान लो ये मेरा प्लेट है, ठीक है, ये बल्ब है, प्लेट, ये बल्ब है और ये वो कलेक्टर प्लेट है। यहाँ पे रखूंगा इंटेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ रखूंगा इंटेंसिटी कम, यहाँ रखूंगा इंटेंसिटी और कम, यहाँ रखूंगा इंटेंसिटी, ऐसे होगा। तो अब आप देख रहे हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के केसेस में सेम है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल डजंट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। यहाँ पे आपको देख सकते हो VSP डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम वही सेम चीज करें फ्रीक्वेंसी के लेकर के, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने लाइट डाली, सेम इंटेंसिटी की डाली लेकिन फ्रीक्वेंसी दूसरी रखी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या रखी भैया, न्यू1 रखी, ठीक है। अब मैंने एक और लाइट डाली, सेम इंटेंसिटी की डाली लेकिन अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मैंने, तो न्यू2 हो गई फ्रीक्वेंसी। मैंने वही सेम लाइट डाली, सेम इंटेंसिटी की लाइट डाली लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी और वो फ्रीक्वेंसी कितनी कर दी मैंने, न्यू3 कर दी। तो अब आप देख रहे हो कि भैया न्यू3 जो है सबसे ज्यादा है, न्यू2 उससे कम है, न्यू1 उससे कम है। कैसे पता चला? क्योंकि जिस इसका न्यू1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है और न्यू2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल उससे ज्यादा है और न्यू3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा उस बात से समझ में आएगा कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी, ज्यादा रहेगी। या यूं समझो कि अगर ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी डालोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई? अब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब होता यह है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे तो
आपको पीछे ही मैंने लिखवाया है यहाँ पर, कहाँ लिखवाया, मैंने लिखवाया, अच्छा अभी लिखवाता हूँ मैं, हाँ नहीं लिखवाना तो चाहिए था, कहीं तो लिखवाया होगा, नहीं लिखवाया, लिखवाया तो था अभी, अच्छा चलो छोड़ो, चलो। अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यही तो लिखवाया था, हाँ अभी पीछे लिखवाया भी था मैंने, शायद वो मिस हो गया कहीं, कि अगर इंटेंसिटी ज्यादा डालोगे तो काइनेटिक फ्रीक्वेंसी ज्यादा डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके भैया, काइनेटिक एनर्जी के। तो आपने देखा कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चाहिए होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, ज्यादा एनर्जी लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, ताकि वो सर्किट को कंप्लीट ना कर पाए। ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, तो ये रिलेशन है भैया फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना, जो भी फोटो करंट किस पे बेसिकली डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। हाँ अब उसके बाद वेव थ्योरी, ये जो सारी चीजें थी वे वेव थ्योरीज पर बेस्ड बनाई गई थी। वेव थ्योरी फेल हो गई थी इसमें, है ना, मतलब वेव थ्योरी फेलियर हो गया था। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वेव थ्योरी कहती थी कि भैया वेव्स आ रही हैं, और वेव थ्योरी पर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्चुअल में क्या हुआ था कि वेव थ्योरी को अप्लाई करने की कोशिश की गई थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट पर, लेकिन वो फेल हो गई थी। फेल होने का रीजन तीन बेसिकली रीजन है। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट की जो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली आते जा रही, तो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी आते जाएगी, और इस हमारे मेटल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इसमें आती जाएगी एनर्जी, आती जाएगी, और एनर्जी इकट्ठा होती जाएगी। तो 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद या एक सफिशिएंट टाइम के बाद इतनी सफिशिएंट एनर्जी इकट्ठा हो जाएगी जिससे ये इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो नहीं रहा था। दूसरी चीज क्या है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी दोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतनी ज्यादा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहला था एक्यूमुलेशन का पॉइंट, जो कि फेल हो गया कि भैया एक्यूमुलेशन हो जाएगा एनर्जी का, और कुछ टाइम के बाद क्या होगा मामला, इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे, जो कि रियल लाइफ में, एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं हो पाए। दूसरा था कि भैया अगर आप इंटेंसिटी ज्यादा रखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। अरे बेटा अभी यही तो लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड। तो ये फेल हो गया। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर इंटेंसिटी, इफ इंटेंसिटी ठीक ठाक, अगर इफ इंटेंसिटी दे रहे हो आप, ठीक है, तो इसमें ना किसी भी इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा एनी फ्रीक्वेंसी पर, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। कम फ्रीक्वेंसी दोगे कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके चला जाएगा। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी दे दो, कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो ज्यादा टाइम तक दे रहे हो, बहुत कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो और ज्यादा टाइम तक दे रहे हो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे दो थोड़ा सा टाइम तक दे दो, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हो तो वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। ये हिसाब समझ रहा था इनका, ये हिसाब बन रहा था, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं, तो वेव थ्योरी फेल हो गई थी। उसके बाद आइंस्टीन भैया आ गए, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि हम बताते हैं कि क्या होगा मामला, और उन्होंने भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीजों को। उन्होंने बोला कि भैया एक आइंस्टीन का जो थियरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दे रहा हूँ, कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 फोटोन से इंटरैक्ट करेगा। उन्होंने बोल दिया कि पहली बात तो है कि फोटोन के फॉर्म में आते हैं, यानी कि पार्टिकल्स बोल दिया उन्होंने, कि लाइट भैया वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल्स है, फोटोन हो गए, है ना। अब उसमें उन्होंने बोला कि ऐसा है कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करेगा। अब उस फोटोन का अगर एनर्जी ज्यादा है, वर्क फंक्शन से ज्यादा है फोटोन की एनर्जी, तो भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर चले जाएंगे। या उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो क्या होगा, निकल करके चला आएगा। या उस फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है। कम है तो निकल करके चला आएगा। ठीक है, एक फोटोन का एक उससे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ, फोटोन फॉर्म
ऑफ लाइट। लाइट जो है फोटोन फॉर्म में आती है, पार्टिकल बताया, एक का एक होगा, इंस्टेंटेनियस होगा, तुरंत होगा, ये नहीं है कि स्टोर होते जा रहा है, एक्टिवेट हो, नहीं हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो रिजेक्ट, इंस्टेंटेनियस का मामला है। ये सारी चीजें जो है बताई उन्होंने। अब इंटेंसिटी बोल दिया कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, है ना, जितने ज्यादा फोटॉन्स आप डालोगे उतने ज्यादा। अब बल्ब वाला किस्सा ले लो कि भैया ये बल्ब है, यहां पर मैं रखूंगा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस इमिटर कलेक्टर प्लेट पे ज्यादा होंगे, थोड़ा सा पीछे कर दूंगा फोटॉन्स कम पड़ेंगे, और पीछे कर दूंगा फोटॉन्स कम पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स पड़ेंगे उतने ज्यादा इंटेंसिटी होगी। कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान से नोट करनी होगी, क्योंकि इस नोट में थोड़ा सा इशू हो सकता है, ये ढंग से मामला हो नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, मैं बाद में अच्छे से बना के भी दे दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद जो कोलिजन होता है फोटोन और इनका जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन होता है। कोलिजन इज इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन का मतलब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो और चेंज इन मोमेंटम जीरो हो जाता है। अब आइंस्टाइन ने छठवीं बात क्या कही, उन्होंने कहा भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक इक्वेशन है वो ले लो हमसे। हमने कहा भाई दिखा दो। उन्होंने कहा भैया कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, वो किस चीज पर, उसका क्या रिलेशन है, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन हो गया भैया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, ये रिलेशन आइंस्टाइन ने बता दिया। अब यहां से हम बात करें कि रिलेशन क्या है, E इक्वल्स टू फाई प्लस के, ये एक रिलेशन हो गया। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, दैट इज, और फाई का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट, पीछे आपको वर्क फंक्शन का रिलेशन पढ़ा रखा है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया भैया हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक और फॉर्मेट ले लो भैया, एच सी अपॉन लैम्डा ले लो आप, और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ले लो, और फिर उसके बाद क्या ले लो भैया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। उसके बाद जो है तीसरा है कि एच न्यू ले लो आप, एच न्यू नॉट ले लो, और काइनेटिक एनर्जी ई वी नॉट के बराबर। तो क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई हो गया, और ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल पर उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये कौन सा पोटेंशियल हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है, जिसको वी नॉट बोल रहा हूं मैं। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बोल लो, के ई बोल लो तो आसान हो जाएगा यहां से। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल करके आ गया ई वी नॉट, हमने यहाँ पे डाल दिया। तो ये चार फॉर्मेट में आपको रिलेशन यहाँ से दिख जाएगी, इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने रहेंगे। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो क्या है? अब कुछ और थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फिर से देख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो बेटा, ऐसा है ना, आज थोड़ा सा ये इशू हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है पावर पॉइंट का, और ये यहाँ पे मेरा इतना पता नहीं क्यों इतना थिक इसकी पेन है, वरना थोड़ा सा चीजें अच्छी हो जाती। थोड़ा सा बेयर करना, मैं इसको बाद में नोट्स और अच्छे से बना के भेज दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो तुम लोग सारे लोग। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भैया वी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये बात उन्होंने बता दिया था। अच्छा, अब उसके बाद सेम नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डजंट इमिट एज सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, कोई समझा सकता है क्या? इसका कहने का मतलब है कि अगर यहां से मैं 100 फोटोन डाल रहा हूं बेटा, तो क्या यहां से 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे क्या? नो सर। उससे कम ही निकलेंगे, ठीक है। 80 निकल जाएंगे, 90 निकल जाएंगे, 70 निकल जाएंगे, ज्यादा नहीं निकलेंगे। अब इसमें एक चीज आती है भैया, एक और होता है जिस इसी से रिलेटेड एक चीज बात आ जाती है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया गया कभी क्या है, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने इमिट हैं, अपॉन फोटॉन्स एब्जॉर्ब, उसने कितने फोटोन एब्जॉर्ब किए हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकले, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी किसी भी चीज की दुनिया में 100% नहीं हो सकती है, थ्योरेटिकल हो सकती है, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की, किसी मशीन की नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बात कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपने क्या पता है, पढ़ा है कि भाई एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई प्लस के मैक्स। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इस पे लाइट डाल रहा हूं और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इज इट ट्रू और रॉन्ग और व्हाट? जहां पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, Wrong, sir. हाँ, all electrons will not have
k max, will not have k max. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो अगर इस पे एनर्जी पड़ी फोटोन, इसको k max मिल गया, लेकिन क्या हुआ, ये आते वक्त इधर इनसे टकरा गया, इधर इनसे टकरा गया, एनर्जी कुछ लूज हो गई, फिर बाहर निकला, तो जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिली थी उसमें से कुछ लूज होकर के बाहर निकली है, तो जब बाहर निकला तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं है। कुछ भैया जो एनर्जी पड़ी उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो ये खा गया, कौन खा गया? वर्क फंक्शन खा गया। अब उसके पास क्या बचा? के मैक्स बचा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी एनर्जी से ही बाहर निकले, आते वक्त रास्ते में किसी ना किसी से टकरा गया है ना, पीछे किसी ने अट्रैक्ट कर लिया, तो उसको ओवरकम करने के लिए उसने अपनी एनर्जी यूज कर ली। तो जरूरी नहीं है कि सारों के सारों की इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, किसी की हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। यहां तक बात समझ में आई क्या बेटा लोग? Yes, sir. हाँ, अब थोड़ा सा ग्राफ ऑन पीई देख लो, ग्राफ्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन पर कुछ ग्राफ्स हैं वो देख लो। क्या है, अगर मैं बात करूं यहां सर आपकी एक रिलेशन था एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस ई वी नॉट, यहां पर एच आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट क्या वैल्यू है? 6.62 into 10 की पावर 34। ठीक है, वेरी गुड। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है? वर्क फंक्शन है, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है, करेक्ट। अब यहां से हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एक वो बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, रिलेशन बना लेंगे, दैट विल बिकम हाउ मच, दैट विल बिकम एच अपॉन ई न्यू माइनस 5 अपॉन ई। अब ध्यान से देखो कि वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन वाई एक्सिस और न्यू को एक्स एक्सिस पर ले लो, और ये आपका फॉर्मेट जो बन जाता है, किस इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता है मैथमेटिकली? किस इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे बेटा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ऐसा है ना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लिया, यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लिया, और ध्यान से देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है, तो ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा। अब इस ग्राफ में ये जो फ्रीक्वेंसी आती है, ये आती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको मैं पूरा समझा सकता हूँ, आप खुद समझ सकते हो इस बात को। इसको मैं पूरा समझा सकता हूं और आप खुद भी समझ सकते हो, आप वैल्यूज रख सकते हो कि भैया न्यू 0 रखोगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 5 इक्वल्स टू एच न्यू नॉट आ जाएगी। ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है, आप इस इक्वेशन में देखोगे ये वाला कांस्टेंट पार्ट है, इंटरसेप्ट वाला पार्ट है, तो ये आ जाएगा आपका कौन सा वाला पार्ट, यहां से यहां तक का 5 अपॉन ई आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? अच्छा, यहाँ पे स्लोप देख लोगे, ये जो स्लोप है, तो स्लोप यहां से आप देखोगे कि भैया इस इक्वेशन में y इज y, ये एम एक्स एम और x और प्लस सी, m जो आ रहा है स्लोप आ रहा है h अपॉन e आ रहा है, यहाँ पर स्लोप आप देखोगे h अपॉन e आ रहा है। इक्वेशन मैथमेटिकल समझ में आ गई क्या सभी को? जल्दी नहीं आई तो बताओ। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्या इक्वेशन थी वापस से यही लिख देता हूं मैं, v नॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन e, v सॉरी ये v है ना, v नॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन e न्यू, देखो न्यू और ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, माइनस 5 अपॉन e, है ना। अब यहाँ पर देखो ये y इक्वल्स टू mx प्लस c की इक्वेशन है, जब यहाँ पे न्यू की वैल्यू 0 रखोगे, है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, v नॉट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0, v नॉट ना लिख करके, ठीक है चलो v नॉट बोल लो, चाहे v स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लो, ठीक है। अब यहाँ पे v नॉट की वैल्यू 0 रखोगे ना, तो यहाँ पे रिलेशन सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इफ, ये इसका पॉइंट का भी नाम दे देता हूँ, चलो तुम्हारे लिए इतना भी कर दिया मैंने, इफ v नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x एक्सिस पर क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट मतलब v नॉट 0 होगा, जब v नॉट 0 होगा इस इक्वेशन में डालोगे ना बेटा, तो क्या आएगा, 5 इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी आ जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आ जाओ पॉइंट 2, ये y एक्सिस पर, y एक्सिस पर कौन सी चीज 0 होती है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी 0 रख दो, इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी 0 रख दोगे ना, तब रिलेशन आ जाएगा v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन e। तो ये यहां से यहां तक की लंबाई, यही तो y कोऑर्डिनेट हो गया, यही तो y पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये 5 अपॉन e आ गया, ये देखो फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 अपॉन e, यही से तो मेरा स्लोप क्या होता है भैया y। अब तीसरा पॉइंट स्लोप है, यहाँ पे देख लो, हमारे पास इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और ये हमारी इक्वेशन क्या है, v नॉट इज इक्वल्स टू h अपॉन e न्यू प्लस, नहीं प्लस नहीं है, माइनस
फाई अपॉन ई। तो यहाँ देखो y की जगह v नॉट है, m की जगह h अपॉन ई है स्लोप, x की जगह फ्रीक्वेंसी है और c की जगह माइनस फाई अपॉन ई। तो यहाँ से आपका जो स्लोप आ जाता है वो दैट इज h अपॉन ई। तो उसी स्लोप को मैंने लिखा है h अपॉन ई। नहीं समझ में आई बात क्या? ये तो समझ गया ना? यस सर, समझ गए। यस सर। हाँ ये मैथमेटिकली है, इसको बहुत बड़ी चीज थोड़े है, मैथ्स का इस्तेमाल कर लेना है इसमें। अब एक और फॉर्मेट है इक्वेशन का, नेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, इसी इक्वेशन का एक और फॉर्मेट है, आप लोग देख लो क्या है फॉर्मेट। कि हमने पढ़ रखा है एच न्यू इज इक्वल्स टू होता है 5 प्लस के मैक्स, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। तो के मैक्स जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा एच न्यू माइनस 5 हो जाएगा, और ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के। अब यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूं। अच्छा जी, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो y आ गया आपका के मैक्स आ गया y एक्सिस पर, x एक्सिस पर क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया, और ये y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी के फॉर्मेट वाला, ध्यान दोगे तो माइनस सी के फॉर्मेट, ये तो जनरल लिख दिया मैंने प्लस सी, पर स्पेशल केस में y इक्वल्स टू माइनस सी वाला आता है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी वाला ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा जी। नीचे को मैं डॉटेड इसलिए लिख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर वही फर्स्ट पॉइंट, आप ये x एक्सिस है, y 0 डालोगे, k मैक्स 0 डालोगे, तो यहाँ से 5 इक्वल्स टू, यहीं से क्या है भैया फर्स्ट पॉइंट पर क्या डालोगे? 0, k मैक्स 0 डालोगे। दोबारा बताने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, 5 इक्वल्स टू h न्यू नॉट, तो ये आपकी क्या आ जाएगा भैया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा पॉइंट है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर x 0 डाल दोगे, तो y एक्सिस पर x 0 डालने का मतलब न्यू 0 डाल दोगे, तो न्यू 0 डाल दोगे तो k मैक्स जो आ जाएगा वो आपका माइनस 5 आ जाएगा। 5 क्या हो जाएगा भैया? माइनस के मैक्स आ जाएगा। ये कुछ नहीं बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि जो वर्क फंक्शन है वो कितना है? 5 है। के मैक्स एक्चुअल नहीं है यहाँ पे, ये वर्क फंक्शन बता रहा है कि ये नेगेटिव वाला जो के मैक्स आ रहा है वो एक्चुअल में वर्क फंक्शन है, मतलब इतनी एनर्जी दोगे तब जाकर के आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं हो, पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो m है, यहाँ पे h है, x है, यहाँ पे न्यू है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि स्लोप कितना हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? यहाँ पे y किसके? h है हो जाएगा भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें इतना सोचने की जरूरत क्या है, इतना ये तो बेसिक बात है। चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिया है कि एक सरफेस है अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक सरफेस है, ठीक है जी। अब क्या है कि मेटल सरफेस पे इल्यूमिनेट की गई लाइट जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8V। दो स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट या VSP बोले ना, तो भैया 8 वोल्ट है। व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट वेवलेंथ ऑफ इतना, अच्छा ये कब है? ये कब है? जब हमने लैम्डा डाला था। अच्छा, जब सेम सरफेस पर हम डाल रहे हैं 3 लैम्डा बेटा, तब क्या हो रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हो जा रहा है आपका कितना? 2 है। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बताना है। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारे रिलेशन बता रखे, अब उनमें से एक रिलेशन आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता, एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, और हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो चाहे ई वी नॉट लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ये कहाँ गया? ठीक है, ये देखो रिलेशन एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, चाहे हाफ काइनेटिक एनर्जी लिख लो, चाहे हाफ एम वी स्क्वायर लिख लो, चाहे आप ई वी नॉट लिख लो, है ना, तो ई वी नॉट, ठीक है, ये रिलेशन है। पहली वैल्यू डालो 8, फर्स्ट एच सी अपॉन, फर्स्ट केस में कितना है? लैम्डा है, और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो गया, ये तो कांस्टेंट बात हो गई, प्लस ई, और ये कितना हो गया? 8। दूसरे में इक्वेशन में क्या डालोगे आप? एच सी अपॉन, दूसरे केस में 3 लैम्डा है, उसके बाद एच सी अपॉन लैम्डा नॉट हो गया, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 2 वोल्ट है, तो प्लस 2E हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो और मुझे बता दो कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या बताना, पूछा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दो मुझे, बस ये बात समझ में आई क्या? यस सर। इक्वेशन सॉल्व करवाऊं क्या? मैं करवा देता हूँ, करवाने को तो मैं चाह ही रहा हूँ, करवा दूं तुमको, लेकिन थोड़ा सा जगह का इशू हो जा रहा है। मतलब ये आज का ये जो है ना, ये थोड़ा सा ठीक हो गया ना, इस वजह से सब सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, है ना, किसी भी तरीके से आप सॉल्व इसको कर सकते हो। अब मैं कैसे करवाऊं? यस सर, कर लेंगे। है ना बेटा, एक काम करो, पहले वाली इक्वेशन में 1/3 डाल लो, है ना, पहली वाली इक्वेशन में क्या करो, 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो मैथमेटिक है, एच सी अपॉन 3 लैम्डा हो जाएगा,
ये hc/3 लैम्डा नॉट हो जाएगा, ये r प्लस है यार, प्लस 8e/3 हो जाएगा। अब यहां से दूसरी क्वेश्चन में hc/3 लैम्डा नॉट की वैल्यू hc/3 लैम्डा की वैल्यू hc/लैम्डा नॉट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से आप वैल्यू डालोगे तो हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको पीछे कर ही लेता हूँ क्या, अल्लाह, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये कर लोगे तुम लोग क्या, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू है इसमें? नो सर। हाँ, जगह नहीं बेटा, वरना मैं तो, मेरा तो दिल चाहता सब करा दूं। आज ऐसे पता नहीं हो गया ना इशू, वरना तो मैं तो चाह रहा हूँ सभी चीजें हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें फ्रीक्वेंसी कितनी डाली गई है, 1 पॉइंट पढ़ो। अच्छा मैं ही पढ़ देता हूँ, 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अच्छा आप लोग सभी लोग की आदत होनी चाहिए एक बार में क्वेश्चन पढ़ करके एक बार में उसको समझना है, बार बार पीछे जाके पढ़ने की आदत नहीं डालनी, बहुत गंदी आदत है सभी लोग की, वो तोड़ना है। एक ही बार में धीरे धीरे पढ़ लो, लेकिन एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ो और एक ही बार में समझ करके पढ़ो। क्योंकि होता क्या, हम आधा पार्ट पढ़ते हैं और सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, कंप्लीट सेंस बनेगा, तब समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसी में सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, सेंस बनता नहीं, हम परेशान हो जाते हैं कि यार ये मुझसे सवाल आ ही नहीं रहा। जबकि ऐसा नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा सेंस बनेगा, और जब पूरा सेंस बनेगा ना तो फिर आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसमें फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, और इसको डाला जा रहा है किसी सरफेस पर जिसमें हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, जिसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा क्योंकि 1.5 टाइम्स से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया जाए और इंटेंसिटी को डबल कर दिया जाए, इंटेंसिटी डबल कर दिया गया है, कैसे डबल करते हैं इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दोगे, इंटेंसिटी डबल, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने निकलेंगे, क्या आंसर होगा इसका? 0। हाँ वेरी गुड, हाँ 0 क्यों होगा, क्योंकि भैया जब हाफ कर दिया तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो गई, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कुछ भी बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ा लो, हाँ इंटेंसिटी बढ़ा लो, कितने भी टाइम तक दे दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो थ्रेशोल्ड से कम हो गया। अब वर्क फंक्शन दे रखा है किसी सब्सटेंस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वो निकाल सकता है फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन में, वो कितना हो सकता है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम की मिनिमम? मिनिमम। हाँ, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो कम से कम एनर्जी कितनी दी जाए कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, ठीक है। अब वो कम से कम एनर्जी को ही क्या नाम देते हैं, को ही हम क्या बोलते हैं, कि इतनी एनर्जी तो दो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। वर्क फंक्शन। हाँ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के फॉर्मूला क्या है, I equal to hc by lambda. hc/लैम्डा Lambda नॉट, ठीक है। तो ये आपकी बात की जा रही है कि हाँ वर्क फंक्शन दे रखा है। अब ये वर्क फंक्शन, अब आपको पता है hc की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती थी वैल्यू यार एंगस्ट्रॉम में, 12,000, 12400 जरा सा 12400 12400 है ना। और यहाँ पे लैम्डा किस यूनिट में रहना चाहिए फिर, नैनोमीटर में। ना 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 ना, ये एंगस्ट्रॉम में रहता था ना। हाँ नैनोमीटर में था सर, नैनोमीटर में था, चलो करना मेरे पड़ेगा। दिमाग, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक ठीक, बहुत अच्छे, यही सारी चीजें आप लोगों को छोटी छोटी डिटेल्स पता। तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं है, करके दिखाऊं क्या कि हो सर जाएगा? 1 0 कम करना हो पड़ेगा। जाएगा सर, सेकंड ऑप्शन आएगा सर। 1 0 कम कर दूं यहाँ से, यस सर, नैनोमीटर 40 के कर लिए। दूं? अच्छा अब ठीक है, यस सर, सेकंड ऑप्शन। हाँ ये पूछना है मुझे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 2, ये वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अब यहाँ से तो गलत नहीं होना चाहिए। ये काहे का ग्राफ है भैया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दे रखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, जिसको इन्होंने ईके लिखा है उसको मैं के मैक्स लिख रहा था। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का ग्राफ बनाया गया, फ्रीक्वेंसी पीछे बनाया है, के मैक्स और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इंसिडेंट। अब जो स्लोप है वो पूछ रहा है, भैया प्रतिष्ठा बता दो मुझे क्या होगा आंसर। सभी लोग बता सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही स्टूडेंट से H by E। हाँ H by E। नहीं
केमैक्स का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अभी मैंने बनवाया है बेटा जी। देखो ये केमैक्स है, फ्रीक्वेंसी है, उसका स्लोप क्या Planck देगा? constant. कौन सा? हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी की अगर स्लोप की बात करें तब वो क्या देगा? एच भाई। हाँ, ये पूछता है। तो इसमें भैया केमैक्स और फ्रीक्वेंसी का स्लोप पूछ रहे हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ पूछ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये प्लैंक कांस्टेंट और ये h बाई ई हो गया ऑप्शन, जो कि गलत हो गया। ये कब होता, किस ग्राफ के लिए होता? जब वीएसपी वर्सेस न्यू का ग्राफ होता तब। बात समझ में आई? वर्क फंक्शन क्या बन जाता है? ये स्लोप नहीं होता है, ये स्लोप नहीं बनता है, ये बनता है क्या? इंटरसेप्ट बनता है। और ये किस ग्राफ में बनता है? जब ये केमैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ होता है तब इंटरसेप्ट बनता है। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट को? जी सर। अब आएंगे हम थोड़ा सा, हाँ ये हो गया हमारा थोड़ा कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं जरा दूसरे बातों पर। दूसरी बात क्या है कि भैया रदरफोर्ड का गोल्डफॉइल्ड एक्सपेरिमेंट मुझे तो नहीं लगता है कि बताने की जरूरत है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था भैया? एक सोने की पतली पन्नी ले ली थी, उस पर उन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी थी अल्फा पार्टिकल्स, जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो इससे तीन बातें सामने निकल करके आई थी कि ज्यादातर, वर्ड्स में बता दे रहा हूं, पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है? बहुत बड़ी पढ़, कि ज्यादातर जो भी ऐसा था कि भैया गोल्ड फॉइल था और ऐसे बॉम्बार्डिंग की गई थी, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग। ये क्लास 9 में भी पढ़ाया आप लोगों ने, ठीक है? अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग की गई थी। अच्छा, जब 9 बॉम्बार्डिंग की गई थी, हुआ क्या कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, सीधे उसको स्ट्रेट पार करके निकल जाते हैं। अब जब सब पार करके निकल जाते हैं तो इसका मतलब क्या निकला कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है बेटा जी? एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है। समझ में? दूसरा था कि सम डेविएशन, कुछ कुछ ऐसा था ना कि स्ट्रेट नहीं निकले, कुछ गए ऐसा थोड़ा सा डेविएट हो गए, सम डेविएशन हुआ। इसका मतलब कि डेविएशन होने का मतलब कि सम पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, कुछ तो है, चार्ज मौजूद है। और क्या हुआ, करीब 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल यू टर्न लेकर के आया, बहुत बड़ा डेविएशन दिखाया। दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल, कॉन्सेंट्रेटेड बहुत ही छोटे से पार्ट इन वेरी स्मॉल स्पेस, स्मॉल स्पेस, ठीक है? स्पेलिंग पे माइंड मत करना भी, ठीक है? तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही थोड़े से पार्ट में क्या है भी कॉन्सेंट्रेटेड है। यही रदरफोर्ड की तीन बातें थी, उससे निकल करके तीन आपके कंक्लूजन्स निकल करके। और भी बातें थी, जो सारी मेन बातें। इसके एप्लीकेशंस में बात करें तो इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाला जाता है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए। क्या हुआ कि मतलब कि, अब छोड़ो इसको, मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अभी इसको छोड़ो। और एक ही चीज और निकाली जाती है, दैट इज इम्पैक्ट पैरामीटर निकाला जाता है। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है कि उसकी जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है, और सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस है, उन वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस उनके बीच रहती है, वो इम्पैक्ट पैरामीटर निकालते हैं। छोड़, अब ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं रह पाया था क्योंकि बहुत सारी बातों को नहीं बता पाया था। क्यों नहीं बता पाया था? कि उनके अकॉर्डिंग जो है वो जब गैसेस को गर्म किया जाता था ना, तो वो क्या करते थे, एनर्जी रिलीज करते थे। अब वो एनर्जी जब गैसेस को गर्म करते थे और जब वो वापस से गैसेस ठंडी होती थी, गर्म करने का मतलब वो वाला, आप ये नहीं कि तुम घर में बैठ करके एक कंटेनर में गैस ले लियो, गर्म कर दियो, कहो कि सर ने तो गर्म करने को बोला था, इसमें से तो एनर्जी निकल नहीं रही, मुझे दिख नहीं रही, वो मत करने लगे। वो एक पूरे टूल्स के साथ किया जाता है। तो गैसेस को गर्म किया, फिर जब वो वापस से गैसेस ठंडी होने लगी तो उसमें से एनर्जी रेडिएशंस निकली, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही साथ इनके अकॉर्डिंग जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करेंगे तो वो अट्रैक्ट होते जाएंगे, एनर्जी रिलीज होती जाएगी, एक्सेलरेटेड होते जाएंगे, और फिर फाइनली क्या हो जाएंगे भैया, जाकर के गिर जाएंगे न्यूक्लियस में। ये दो चीजों की वजह से ये फेल हो गई थी इनका मॉडल। फिर इसके बाद किसका मॉडल आ गया? बोहर बाबू का मॉडल आ गया। बोहर बाबू ने क्या बोला? बोहर बाबू ने बोला कि भैया ऐसा है कि बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। उन्होंने बोला सबसे पहली बात कि जो कोलंबियन फोर्स है ना, वही क्या बन जा रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है, ठीक है, बोहर मॉडल, ठीक है। जो कोलंबियन फोर्स है ना, वही क्या बन जा रहा है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है। आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भैया? वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन के डायरेक्शन में चेंज होता रहता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, बाकी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता रहता है। कोलंबियन फोर्स जो है वो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जो है mv स्क्वायर अपॉन R के बराबर हो जाता है। कोलंबियन फोर्स इस तरीके से होता है, यानी कि के और इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर मान लो Z है, तो उसका चार्ज हो जाएगा Z के Q1 Q2 अपॉन
और आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आई क्या बात? सर आगे सर। नहीं समझ में आया तो पूछो भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं बता दूंगा। दूसरी चीज उन्होंने बोला, बोर ने बोला कि नहीं समझ में आया तो फॉर्म पूछो, कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है एमवीआर, एंगुलर मोमेंटम दैट इज एनएच अपॉन 2 पाई। ठीक है। तीसरी बात बोर मॉडल ने उन्होंने क्या बोला कि एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होता रहता है। एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी स्टेट या हायर एक्साइटेड स्टेट या हायर ऑर्बिट्स में जाते रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज करके लोअर ऑर्बिट्स में, लोअर एनर्जी स्टेट्स में आते रहते हैं। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन होता रहता है। और ये जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस कितना है, यानी कि फाइनल ऑर्बिट में जहां पहुंच रहा है माइनस इनिशियल ऑर्बिट जहां पर वो था, उन दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस कितना है। अगर वो पॉजिटिव निकल आया तो वो एक्साइटेशन होगा, अगर वो डिफरेंस नेगेटिव निकल आया तो वो डी एक्साइटेशन होगा। सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, अगर पॉजिटिव हो गया तो एक्साइटेशन होगा, नेगेटिव होगा तो डी एक्साइटेशन होगा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ सर पे जा रहा है तुम लोगों के कि सब वो हो रहा है? यस सर ये नहीं बताया क्या बेटा? सर ये जो नेगेटिव एक बोलो सोहेल, फिर से बोलो बेटा, आप क्या कह रहे हो? सर ये जब आपने ये बताया ना नेगेटिव होगा तो एक्साइटेशन और पॉजिटिव होगी एक्साइटेशन। हाँ सर मतलब हम याद करते हैं मतलब -13.6 -3.4 ऐसे याद है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, तो बहुत वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो बढ़िया चीज है, वो भी बताऊंगा मैं। वो ये बकवास चीज बताया मैंने, कोई ऐसे भैया अब मैं कह रहा हूँ फाइनल मैंने इनिशियल कर दिया, आप कहो कि सर ने फाइनल मैंने इनिशियल करा था तो कभी पॉजिटिव आ रहा कभी नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब? ये बताया मैंने बस, कोई इंपॉर्टेंट चीज थोड़े है ये, है? बात समझ में आई? मैंने कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल, मैंने आपको बोला कि भैया फाइनल एनर्जी उसकी -0.85 है और इनिशियल -13.6 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -0.85 है ईवी और इनिशियल एनर्जी -13.6 ईवी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे बेटा तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू कि नेगेटिव आएगी वैल्यू? पॉजिटिव आएगी सर। तो इस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? इस पॉजिटिव का मतलब हुआ कि वो एक्साइटेशन हुआ। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ऐसा है कि फाइनल जो है उसकी वैल्यू वो आप ले लो 3.4 और इनिशियल ले लो 13.6। अब ये फाइनल माइनस इनिशियल करो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नहीं तो ये डी एक्साइटेशन होगी, ये बताया मैंने, बहुत बड़ी चीज नहीं बताई। ठीक है, समझ में आई बात सोहिल? यस सर। हाँ, सर जतिन क्या एक पूछ और रहे थे? हाँ बोलो सोहिल। सर इसमें वो एक और क्वेश्चन आता सर मतलब कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हाँ वो भी आ रहा है बेटा, 2 मिनट दो, आ रहा है जतिन। जी सर हो गया क्लियर। हाँ बस यही पॉजिटिव नेगेटिव बताने का मतलब ये नहीं कि मतलब डेटा से पता करना कि एक्साइटेशन हुआ कि डिक्साइटेशन हुआ, बस ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े से डर मत जाया करो तुम लोग, है ना? और किसी भी एनर्जी से एसोसिएटेड, अच्छा अब जब वो एनर्जी आया तो एनर्जी लेगा या तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो किस वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज करेगा वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या वो एनर्जी लेगा तो वो किस वेवलेंथ वाली एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, सब वेवलेंथ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, तो उसको निकाल सकते हो आप, डेल्टा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिसकी वैल्यू अभी आप लोगों ने हमें थोड़ी देर पहले बताई थी, कितनी? 1240 हाँ 1240 किसमें? नैनोमीटर्स में, है ना? 1240 नैनोमीटर्स में आपने बताई। चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है ना? कुछ डेटा मेरे दिमाग से ऐसे निकल जाता है कभी कभी। चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बोहर के अकॉर्डिंग, कि अगर रेडियस निकालना हो ना बेटा किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालना हो, तो रेडियस निकालने के लिए आपके पास रिलेशन होता है, दैट इज ए नॉट n स्क्वायर अपॉन z। यहाँ पे z क्या है? एटॉमिक नंबर, है ना? n क्या है कि किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, पहले ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए n डाल 1 डाल दो, दूसरे के लिए 2 डाल दो, और यहाँ पे a नॉट एक कांस्टेंट है, a नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो अब आपको रेडियस निकल जाएगी। दूसरी चीज है गई आपकी क्या? वेलोसिटी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
किसी भी रेडियस में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी वो निकाल लो, v नॉट z अपॉन n, ये रिलेशन हो जाएगा। जहां पे v नॉट क्या है, ये भी कांस्टेंट एंड दैट इज 2.26 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। ये डालोगे आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। तीसरी चीज एनर्जी, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी की अगर मैं बात करूं दैट इज -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं, हाइड्रोजन एटम के लिए, स्पेसिफिकली फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूं मैं, तो जरा बताओ कितना आ जाएगा, सभी को पता है, जल्दी बता दो भाई। Z1 डालोगे N1 डालोगे कितना आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू? -13.6। 13.6। ये ईवी में आएगा वैल्यू बेटा, है ये ईवी में आएगा, मैं पहले बता दूं आपको, ये ईवी में आएगी एनर्जी। सेकंड ऑर्बिट के लिए आपकी कितनी आ जाती है, याद रखना चाहिए और अभी याद करो, कितना? 3.4 -3.4 ईवी। थर्ड ऑर्बिट के लिए कितनी एनर्जी हो जाती है? -1.51 ईवी। हाँ वेरी गुड। फोर्थ ऑर्बिट के लिए 0.85 ईवी। ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा अब ये वैल्यूज जो हैं आपको याद रखनी चाहिए, 3 4 5वीं का भी निकाल सकते हो, छठे का, लेकिन ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी डी ब्रॉगली पे भी आते हैं हम जरा। ओ अरे अरे बाप रे, एक मिनट, ये क्या हो गया यार? मैं आप लोग को नोट्स बना के देता हूँ बेटा अलग से, है ना, जी टेंशन नहीं लो, सर। सेम सेम चीजें लिखूंगा, ये पता। सेव क्यों नहीं हो रहा ये? सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ये मैं सब बना के दे दूंगा आपको, टेंशन नहीं लो आप, ठीक है। ठीक है जी। अब उसके बाद तीसरी चीज जो है आपको हमने बता दिया, ठीक है ना। अब आपके बाद तीसरी चीज हमने आपको क्या बता दिया भैया, एनर्जी बता दिया आपको, ये भैया ये है एनर्जी का। एक और फॉर्मूला होता है बेटा, वो भी याद रख सकते हो, -2π² me⁴ k² z² अपॉन n² h²। एक ये भी फॉर्मूला था, दैट इन सबकी पाई की वैल्यू पता है, एम वैल्यू पता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, और ए पता है, के पता है, एच पता है, ठीक है। तो इस सारी चीजों को रख करके मैंने 13.6 z² अपॉन स्क्वायर यही वैल्यू आती है, ठीक है। अब उसके बाद चौथी चीज जो आती है, इसमें टाइम पीरियड आ जाता है, और टाइम पीरियड के लिए भैया 2π रेडियस अपॉन वेलोसिटी। रेडियस का फॉर्मूला पीछे हमने बताया तो था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि भैया रेडियस के लिए जो है आप a0 n² अपॉन z यूज करना, और वेलोसिटी के लिए आप क्या यूज करना, v0 z अपॉन v0 n² अपॉन z हो गया, यहाँ z अपॉन n हो गया, ठीक है, ये यूज करना। अब बात आ जाती है यहाँ पे, वही रेडियस की वैल्यू डाल दोगे, वेलोसिटी की वैल्यू डाल दोगे, तो आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड जो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, जो डिपेंड कर रहा है n³ अपॉन z² पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज समझ में आएगी क्या तुम लोग को, कि मैं लिख के बताऊं, समझाऊं, एक्सप्लेन कर दूं? आ गया सर। हाँ सर, उसमें ये करना तो कुछ नहीं है, हाँ ये कर ही लोगे तुम लोग भाई, डाल करके सारे कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में चेंज कर दोगे तो ये n है, ठीक है। आर की देखो साफ साफ इसका रेशियो लोगे तो n³ आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, टाइम पीरियड पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिपेंड हो जाएगी किसके, z² अपॉन n³ के। बात समझ आई क्या? यस सर।
हाँ भाई, टाइम पीरियड का पता है कि इतना है तो फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोल दूं भैया करंट क्या होता है, आपने बोला कि सर करंट जो होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़ रखा है, और हमको पता है कि 1 अपॉन टी इंटू क्यू, 1 अपॉन टी क्या होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज। बात समझ में आई क्या? तो Yes, sir. यहां से भी वही वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या था, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो करंट भी जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। मैं इसको लिख देता हूं, ये करंट है, कौन से नंबर का था, ये आपका 6 नंबर का था करंट का। बात समझ में आई क्या? तेज हो जाए ना, जरा जल्दी बोल देना मुझे कि सर ज्यादा तेज हो गया, थोड़ा रुक के बता दीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसके चारों ओर जो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। भैया आई का अभी भी मैंने बताया है, आई का अभी बताया है किसके ऊपर डिपेंड है, जेड स्क्वायर square. बाय और आर का पीछे बताया था एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड। Z. तो इसका, हाँ इसी का यूज कर लेंगे हम, और इसी का यूज करके निकल करके आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन टू द पावर 5। ये आप खुद भी निकाल सकते हो, मैं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज ले लो, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो nth ऑर्बिट में, किसी nth ऑर्बिट में, तो आई डॉट ए हो जाता है, ठीक है, आई डॉट ए आई इंटू ए हो जाता है। तो फिर आई की वैल्यू आपको पीछे पता थी कितनी भाई, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और ए होता है एरिया। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस का स्क्वायर, यानी एन एन स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर कर दोगे तो एरिया निकल जाएगा एन टू दी पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर एन टू दी पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर डाल दोगे तो पता चला कुछ नहीं बचेगा, एन बचेगा। तो एम एन यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली इक्वल्स नहीं बेटा, ये प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट। ये इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग है, जेड से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, यानी कि किसी भी एटम का ले लो, हाइड्रोजन का, हीलियम का, न्यूक्लियम, किसी भी एटम का ले लो, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड नहीं करता मैग्नेटिक मोमेंट। सेम इसी तरीके से एल इज डायरेक्टली, एल होता है एमवीआर के बराबर। एल का मतलब क्या, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर। भाई हम एम तो कांस्टेंट है, वी का फॉर्मूला डाल देना, वी का क्या बताया भैया, किस पे डिपेंड कर रहा है, जेड अपॉन एन पे डाल दो, डाल दो जेड अपॉन एन। आर किस पे डिपेंड कर रहा था, एन स्क्वायर अपॉन जेड पे डिपेंड कर रहा था, डाल दो। तो यहां से भी अगर आप देखोगे कि एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल करके आएगा सॉल्व करके, And एन। तो ये भी क्या इंडिपेंडेंट हो गया किसके, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, और ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए किसके, जेड के इंडिपेंडेंट हो गए। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? yes, sir. अब स्पेक्ट्रल सीरीज की बात कर देते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें तो होगा क्या भैया, ये हमने डाली व्हाइट लाइट गई प्रिज्म से, और उसने 7 पार्ट में निकल करके आ गई, जिसका एक स्पेक्ट्रम बन गया। सारे लाइट को हमने देख लिया कि सारी लाइट का कलर निकल करके, कलर या वेवलेंथ का पूरा हमने देख लिया कि कौन कौन सी वेवलेंथ निकल करके आ रही है। उस सारी वेवलेंथ को हमने एक बार पे बना दिया, तो हमने बोल दिया कि ये क्या बन गया, आपका एक स्पेक्ट्रम बन गया, जो कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इसमें हर तरीके के वेवलेंथ मौजूद है, कोई भी टूटी नहीं है। ये स्पेक्ट्रल सीरीज का ये पहली चीज आपको समझना है कि हमने वाइट लाइट को डाला प्रिज्म। प्रिज्म डालने का मतलब समझाने के लिए, ऐसा वो कुछ वो नहीं है कि भैया उसमें से वो 7 हिस्सों में या वो हिस्सों में तोड़ देगा, उसके जितने भी हिस्से हैं उसमें तोड़ेगा, और हमको हर वेवलेंथ का कलर और हर वेवलेंथ की सारी चीज, हर वेवलेंथ एक एक वेवलेंथ का पता चल जाएगा कि इस वेवलेंथ की हम मौजूद है लाइट, ठीक है, इस हर वेवलेंथ की लाइट इसके अंदर, व्हाइट लाइट के अंदर मौजूद है, ये आपको पता चल जाएगा। और जब सभी मौजूद निकल करके, सभी बाहर निकल करके आ रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, 1 एंगस्ट्रॉम के बाद 2 एंगस्ट्रॉम, 3 एंगस्ट्रॉम, 4 समझाने के लिए बोल रहा हूँ, 4 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, सभी मौजूद हैं। ऐसा नहीं बीच में 9 वाला गायब है या बीच में 20 वाला गायब है, ऐसा नहीं, सभी लगातार मौजूद हैं, तो उसको हम बोल दिए कि भाई कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। अब यहाँ पे तो खेल नहीं, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बोला मैंने? यस सर। नहीं, किसी को डाउट हो तो बेटा पूछो, ऐसे नहीं करो तुम लोग, ठीक।
अब खेल यहां से शुरू हुआ। हमने क्या किया, हमने गैस को गर्म किया। अब गैस जब गर्म होगी तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जी लेंगे, और एनर्जी लेने के बाद एनर्जी कुछ ले लेंगे। ठीक है, जब गैस को हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे भैया, वो एनर्जी को कुछ गर्म करेंगे। ठीक है, अब जब वो सॉरी हमने गैस को गर्म करिए। ठीक है, हमने गैस को गर्म कर दिया। गैस को गर्म करने तक खेल नहीं है। गैस को गर्म करने के बाद जब वो धीरे धीरे ठंडी होगी ना, तो होगा क्या कि जब वो ठंडी होगी तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे, हायर ऑर्बिट से, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे। और आपको पता है कि जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो क्या करेंगे, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। और पीछे मैंने आपको यही पढ़ाया है कि जब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक वेवलेंथ रिलीज होगी। बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई बात? यस सर। बात नहीं समझ में आई तो बताओ फिर से। देखो नहीं सर, आगे। हाँ, कि होगा क्या कि भैया ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ से यहाँ गया तो उसने एनर्जी रिलीज की, है ना। ये वाली ऑर्बिट से ये वाला यहाँ से यहाँ गया तो उसने एनर्जी रिलीज। तो हर तरीके की एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, कुछ स्पेसिफिक टाइप की एनर्जी रिलीज हो रही है। ये वाली वेवलेंथ की हो रही है, ये वाली वेवलेंथ की हो रही है। एक यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो एक और वेवलेंथ की एनर्जी रिलीज हो रही। तो अलग हर टाइप की नहीं हो रही, कुछ कुछ हो रही, कुछ कुछ हो रही है। तो जो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको स्पेक्ट्रम में देखा मैंने, ये वाला एनर्जी हो रही है, ये वाली वेवलेंथ हो रही है। वेवलेंथ या एनर्जी मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली बोल रहा हूँ, एक ही बात मतलब हो रहा है यहाँ पे। तो हर ये λ1 हो रही है रिलीज, λ2 हो रही है रिलीज, λ3 हो रही है। तो जो जो रिलीज हो रही है उसको मैंने एक ग्राफ में बना लिया कि कौन कौन सी हो रही है। और इस ग्राफ को या इस बार को हम बोल देते हैं कौन सा, ये कौन सा स्पेक्ट्रम हो जाता है, इमिशन स्पेक्ट्रम। कि जब इमिट हो रही है लाइट, एनर्जी रिलीज हो रही है, लाइट इमिट हो रही है, तो इस वेवलेंथ की इमिट हुई, इस इमिट की हुई, इस इमिट की, बाकी सब क्या है, मिसिंग है, बाकी सब क्या है, गायब है। बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई कहानी? तो बताओ, मैं फिर से समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे समझा सकता हूँ कहानी, तुम लोग सर ये। हाँ सर एक बार फिर से बता दो। देखो हुआ क्या, अब सुनो कहानी सुनो। हुआ क्या कि यहाँ पर ऐसे गैस है, हमने गैस को गर्म कर दिया। गैस को गर्म कर दिया तो इसमें गर्म करने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइट हो जाते हैं। वो फर्स्ट ऑर्बिट से चले गए सेकंड में, कोई फर्स्ट ऑर्बिट से चला गया फोर्थ में, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कोई फर्स्ट से कहाँ चला गया, कि कहाँ चला गया, ये है ना। ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्बिट से चला गया फोर्थ में, है ना। कोई फर्स्ट से थर्ड में चला गया, कोई फर्स्ट से सेकंड में चला गया। ये बात समझ में आई क्या? एनर्जी लेने पर इलेक्ट्रॉन, गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट होने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चले गए, या फर्स्ट से थर्ड में चले गए, या फर्स्ट से फोर्थ में चले गए, या फर्स्ट से फिफ्थ में चले गए। ये तो बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अभी खेल नहीं है, अब खेल शुरू होगा। अब धीरे धीरे गैसेस ठंडी होंगी। जब ठंडी होंगी ना तो वो इलेक्ट्रॉन वापस लौटना शुरू करेंगे उसी फर्स्ट वाली एनर्जी ऑर्बिट में। अब जो फर्स्ट से थर्ड में गया था तो वो थर्ड से वापस से फर्स्ट में आएगा। और जब वो थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने का मतलब, एनर्जी रिलीज करने का मतलब क्या समझते हो आप लोग? एनर्जी रिलीज करने का मतलब आप समझोगे कि एनर्जी रिलीज हुई है मतलब hc/λ रिलीज हुआ है, यानी कोई ना कोई वेवलेंथ तो उस एनर्जी से जुड़ी कोई ना कोई वेवलेंथ रिलीज हुई है थर्ड से फर्स्ट आने पर, फर्स्ट वाले में आने पर। ये समझ में आई क्या बात? यस सर। हाँ, तो उसको मैंने बोल दिया λ1। ठीक है, अब उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन था जो फर्स्ट से चला गया था फिफ्थ पे, तो अब जब ठंडा हो रहा है तो फिफ्थ से वापस आ रहा है फर्स्ट पे। तो जब वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी रिलीज करने का मतलब कोई ना कोई लैम्डा, कोई ना कोई वेवलेंथ तो रिलीज कर रहा है, जिसको मैंने λ2 नाम दे दिया। बात समझ में आई क्या यहाँ तक? यस सर, आगे। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन था जो फर्स्ट से चला गया था सेकंड में, लेकिन जब हमने ठंडा किया तो वो सेकंड से वापस आ रहा है। जब सेकंड से वापस फर्स्ट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने का मतलब कि लैम्डा रिलीज करना, वेवलेंथ रिलीज करना। और जब वो वेवलेंथ रिलीज कर रहा है उसको मैंने नाम दे दिया λ3 λ। तो जो जो रिलीज हो रही है उसको हमने एक बार पर बना लिया, एक ग्राफ पर बना लिया, एक स्पेक्ट्रम बना लिया कि ये वाला हो रहा है, ये वाला। बाकी बीच में, इनके बीच वाला नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल के लिए कि 10 मीटर वाला हो रहा है, बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, एंगस्ट्रॉम वाला हो रहा है, 20 एंगस्ट्रॉम वाला हो रहा है, 23 एंगस्ट्रॉम वाला हो रहा है, लेकिन 11, 12, 13, 14, 15 वाला नहीं हो रहा है। ठीक है, 21, 22 वाला नहीं हो रहा है। ये इमिशन स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ कुछ ही मौजूद है, बाकी सब तो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स तो गायब है। नहीं बात समझ में आई प्रतिष्ठा? आगे सर।
हाँ, अब तीसरा कहानी देखो। तीसरी कहानी में इसी को यही बनाना पड़ेगा मुझे। मैंने क्या किया कि एक ठंडी गैस ली, ठीक है, ठंडी गैस ली, और इसको मैंने इसके थ्रू, इस ठंडी गैस से के थ्रू पास कराई लाइट। अब लाइट होती है कंप्लीट, उसके अंदर हर तरीके की वेवलेंथ मौजूद होती है, हर तरीके की एनर्जी मौजूद होती है। अब हुआ क्या कि जब लाइट पास कराया गया, मतलब हर तरीके की एनर्जी उसके अंदर से पास कराई गई, तो जब एनर्जी पास कराई गई तो यहाँ जो फर्स्ट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा था, उसने एनर्जी ग्रैब की, कैच की, और कैच करने के बाद क्या हुआ, वो चला गया सेकंड ऑर्बिट। एक और बैठा हुआ था, उसने ग्रैब की, कैच की, और वो चला गया थर्ड ऑर्बिट में। एक और था, उसने ग्रैब की, कैच की, वो चला गया फोर्थ ऑर्बिट में। एक और इलेक्ट्रॉन बैठा था, उसने एनर्जी ग्रैब की, कैच की, पहुंच गया फिफ्थ ऑर्बिट में। तो अब यहां से जब बाहर निकलेगी लाइट, इन एटम से होकर के बाहर निकलेगी लाइट, तो कुछ कुछ लैम्डा, कुछ कुछ एनर्जी मिसिंग रहेगी। क्यों मिसिंग रहेगी? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी वो ले ली, ग्रैब कर ली, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी ले ली और पहुंच गया थर्ड ऑर्बिट में, तीसरे इलेक्ट्रॉन ने भी, एक और इलेक्ट्रॉन था उसने भी ले ली, वो पहुंच गया फर्स्ट से फोर्थ में पहुंच गया, और एक और इलेक्ट्रॉन था उसने भी एनर्जी ले ली, पहुंच गया फर्स्ट से फिफ्थ। तो जब बाहर इस ठंडी गैस से लाइट बाहर निकलेगी ना, तो उसमें बहुत सारी वेवलेंथ गायब रहेगी, मिसिंग रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सारी एनर्जी, वो सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया है, कैच कर लिया है। किसने कैच कर लिया है? वो कैच कर लिया आपके इन इलेक्ट्रॉन्स ने कैच कर लिया। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब उसके बाद जब मैं बनाऊंगा इसका ग्राफ, तो भैया सब मौजूद है, ये वाला बेचारा मिसिंग है क्योंकि ये वाला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने ले लिया था। सब मौजूद है, ये वाला मिसिंग है, ये वाला आपका सेकंड लेने ले लिया था, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया। सब मौजूद है, ये वाला मिसिंग है, ये इसने ले लिया था, थर्ड वाले ने लिया था। तो ये जो स्पेक्ट्रम बनता है, ये आपका कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। बात समझ में आई क्या बेटा लोग? यस सर। यस सर। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में सब गायब थे, कुछ कुछ मिल रहे थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सब मिल रहे हैं, सब हैं, मौजूद हैं, कुछ कुछ गायब हैं। और इन दोनों को मिला दोगे तो कौन सा स्पेक्ट्रम बन जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जिसमें सब मौजूद है, कोई भी गायब नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई कुछ ऐसा मिसिंग नहीं, सब कुछ अवेलेबल है। बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अब देखो क्या हुआ। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज की, बात करते हैं कि होगा क्या कि भैया न्यूक्लियस है या ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, एनर्जी ले करके जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, एनर्जी ले करके जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ये एनर्जी लेगा, और अगर कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, एनर्जी रिलीज करेगा। कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन। कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, कोई नीचे, जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे वाली ऑर्बिट्स में जाएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो एब्जॉर्ब करेंगे। अब उसके लिए हमारे पास पूछा जाएगा कि उसने किस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, वेवलेंथ वाली लाइट को, या किस वेवलेंथ वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, या किस वेवलेंथ वाली लाइट या किस वेवलेंथ वाली एनर्जी को रिलीज किया। ये दो बातें पूछी जाएंगी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/λ इज RZ² 1/N1 माइनस 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। R इज नोन एज रिडबर्ग भैया। कांस्टेंट। हाँ, हाइजेनबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग। अच्छा, रेडबर्ग 10967 पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है। Z क्या है? ये है एटॉमिक नंबर। N1 क्या है? कहां? ऑर्बिटल की संख्या। N1 पहला पहुंच रहा है बेटा, कहां पहुंच रहा है? N1 को समझो फाइनल और N2 को समझो इनिशियल। यानी N1 मतलब वो कहां पहुंच रहा है, N2 मतलब कहां से शुरू करके पहुंच रहा है। क्या मतलब? अगर कोई 3 से 1 में जा रहा है तो N1 क्या होगा, N2 क्या होगा? थर्ड ऑर्बिट से, ये हो गई आपकी थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड ऑर्बिट हो गई। थर्ड ऑर्बिट से ऐसे थर्ड ऑर्बिट से ऐसे मूव करके ये पहुंचा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो तुम मुझे बताओ N1 क्या हुआ, N2 क्या हुआ? तो N1 क्या हो गया? 1 और N1 समझ लो फाइनल, फाइनल कहां पहुंचा, और N2 समझ लो इनिशियल। इनिशियल का मतलब कि शुरू में कहां था, ठीक है। अब ये आपको समझना है। अब इसी के ऊपर बेस करके हमारे पास कुछ सीरीज बनती हैं, उन सीरीज की हम बात करेंगे। क्या है भैया सीरीज? अगर मैं बात करूं कि सीरीज का नाम याद रखना होगा, ठीक है। कौन कौन सी सीरीज हैं, कौन कौन से रीजन है, और वो कहां से कहां की बात हम कर रहे हैं। अगर मैं, अच्छा, ये इमिशन स्पेक्ट्रम या इमिशन सीरीज की बात कर रहे हैं, सेम केस जो बन जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए बन जाएगा। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं कि जब वो
हायर से लोअर में आ रही तब की बात कर रही, ये सेम चीज लोअर से हायर में जाएंगी तब की बात कर रही, होते ही सेम चीज लोअर से हायर वाले में भी हो जाएगी, यानी कि जब वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी हायर में पहुंच जाएगा तो भी वही सेम बात हो जाएगी। ठीक है, मैं एक के लिए बात कर रहा हूं, आपको दूसरे के लिए सेम चीज समझ जाना। पहली बात करें कि पहली सीरीज का नाम होता है क्या? लाइमन सीरीज। किस रीजन में लाई करती है? इसमें जो भी लाइट रिलीज होगी, जो भी वेवलेंथ रिलीज होगी, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में रिलीज होगी। कहां पहुंचती है? फर्स्ट ऑर्बिट में पहुंचती। कहां से पहुंचती है? सेकंड से पहुंचती है, थर्ड से पहुंचती है, फोर्थ से पहुंचती है, फिफ्थ से पहुंचती है, किसी से भी पहुंचती है, लेकिन पहुंचेंगी फर्स्ट से। दूसरी सीरीज का, वेरी गुड, शाबाश, दूसरी सीरीज का नाम क्या है? बामर। बामर ही भैया एक ऐसा कहानी है जिसकी वजह से ये पूरा सिलेबस आपका बढ़ गया है, क्योंकि बामर आता है किस रेंज में? दृश्य स्पेक्ट्रम। विजिबल। हाँ, विजिबल रेंज। विजिबल। अगर विजिबल रेंज में नहीं होते ये सारे लोग, इंसान कभी देख ही नहीं पाता। जब देख ही नहीं पाता, इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये सारी चीजें भी होती है। तो बामर के ऊपर दोष डाल सकते हो तुम लोग। तो ये सेकंड ऑर्बिट में पहुंच रही, कहां से पहुंच रही है? थर्ड से पहुंच रही है, फोर्थ से पहुंच रही है, फिफ्थ से, फर्स्ट से भी पहुंच सकती है, लेकिन फर्स्ट से जब पहुंचेंगे ना तो एमिशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। मैं एमिशन के लिए बता दे रहा हूँ, आप एब्जॉर्प्शन के लिए समझ जाना। ठीक है, थर्ड की बात कर रहा है तो पाशन हो जाएगा भैया। पाशन की अगर मैं बात करूं तो किसमें आता है? इंफ्रारेड में। कहां पहुंचेगा? थर्ड में। कहां से पहुंचेगा? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से पहुंचेगा। फोर्थ ब्रैकेट हो जाता है। ब्रैकेट ये किस रीजन में आता है? इंफ्रारेड में। कहां पहुंचेगा? फोर्थ से। कहां से पहुंचेगा? फिफ्थ, सिक्स से पहुंचेगा। ठीक है, फिफ्थ की बात कर दूं मैं फुंड में, फुंड सीरीज की बात करूं तो ये भी किस रीजन में? इंफ्रारेड रीजन में। कहां पहुंचेगा? फिफ्थ में। कहां से पहुंचेगा भैया? सिक्स, सेवन से पहुंचेगा। एर्थ की बात करते हैं, ये हम्फ्री आ जाता है। सिक्स की बात कर रहे हैं, एक और आता है हम्फ्री, जो कि है नहीं सिलेबस में, बस लिखवा दे रहा हूं मैं आप लोग को। हम्फ्री आ जाता है, ये किस रीजन में? फार इंफ्रारेड रीजन में। कहां पहुंचना है? सिक्स में पहुंचना है। कहां से पहुंचना है? सेवन, एट, नाइन से पहुंचना है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अच्छा, अब अगर हम बात करें टर्म्स कौन कौन से यूज होते हैं, वो टर्म्स देख लो तुम लोग। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ अगर आपको चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। ठीक है, तो एनर्जी गैप मिनिमम कब होगा? यहाँ इस फर्स्ट केस में कि किस में केस में होगा? एनर्जी गैप देखोगे ना तो एनर्जी गैप की मामला सबसे कम किस में होगा? एनर्जी गैप का मामला Second. हाँ, देखो, अगर मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भैया? मिनिमम होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? मिनिमम होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा तो इसका मतलब समझ रहे हो, वो कहां से कहां पहुंच रहा है? वो सेकंड से फर्स्ट पहुंच रहा है अगर लाइमन सीरीज की बात कर रहे हैं तो, और थर्ड से सेकंड पहुंच रहा है, मतलब जस्ट उसके ऊपर वाले से नीचे पहुंच रहा हो। शायद कंफ्यूज हो गया तुम लोग इस बात को लेकर के, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार फिर से बताता हूं। देखो, इसमें क्या बोला मैंने? इसमें मैंने बोला आपको, भाई, इसमें मैंने बोला कि अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और एनर्जी गैप मिनिमम कब रहेगा? अगर यहां पे बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा कि फर्स्ट और थर्ड में एनर्जी गैप में ये एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा कि फर्स्ट और फोर्थ में एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा कि फर्स्ट और फिफ्थ में एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा कि फर्स्ट और इनफाइनाइट में एनर्जी गैप मिनिमम रहेगा? एनर्जी का गैप सबसे मिनिमम किस में रहेगा? फर्स्ट और सेकंड में। फर्स्ट और सेकंड में, यस, एग्जैक्टली। यानी कि अगर आप फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट में जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी मतलब कि वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, बात समझ नहीं आई? लेकिन ये किसके लिए? लाइमन सीरीज के लिए, क्योंकि लाइमन सीरीज में आप सेकंड से फर्स्ट जा सकते हो। अगर बामर सीरीज की बात करें तब थर्ड से सेकंड। थर्ड से सेकंड में जाओगे, क्योंकि फर्स्ट में तो जा नहीं सकते, तो थर्ड से सेकंड में ही पहुंचना है बामर सीरीज में। और बामर सीरीज में सबसे कम एनर्जी गैप किसमें होता है भैया? थर्ड से सेकंड में जाओगे तब। फोर्थ से सेकंड में जाओगे तो बढ़ जाएगा एनर्जी गैप, फिफ्थ से सेकंड में जाओगे तो बढ़ जाएगा एनर्जी गैप, सिक्स से सेकंड में जाओगे तो और बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी से जाओगे सेकंड में तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? यस सर। इसको नहीं समझ में आई पूछो। तो इसमें क्या होगा भैया? एनर्जी मिनिमम होगी और लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम। उसी तरीके से ब्लाइमर, बामर, पाशन, पाशन में बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ से थर्ड में जाओगे तो एनर्जी क्या होगी? मिनिमम होगी, लैम्डा क्या होगा? तो ये पूछा जा सकता है ना। अब अगर मैक्सिमम एनर्जी पूछ लिया जाए आप लोगों से
मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वेवलेंथ पूछ लिया जाए, मिनिमम वेवलेंथ का मतलब एनर्जी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम ये मिन लिख रहा था मैं। और मैक्सिमम कब होगी? जब वो कहां से कहां पहुंचे, फर्स्ट में पहुंचे कहां से? इंफिनिटी इंफिनिटी से 1 में पहुंचेगा, तब क्या होगा? के मैक्स होगा, तब क्या होगा? लैम्डा मिन होगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? हम लाइमन के लिए बात कर रहे हैं। जब वो इंफिनिटी से 2 पहुंचेगा तो के क्या होगा? मैक्स होगा। लैम्डा क्या होगा? मिन होगा। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? बामर के लिए बात कर रहे हैं। निकाल लोगे चीज? यस सर। अब उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा लाइन, इनकी वेवलेंथ पूछी जाती है। अगर लाइमन की बात कर रहा हूं मैं, तो 2 से 1 वाला जो लाइन निकलती है, एनर्जी लैम्डा वेवलेंथ निकलती है, उसको बोलते हैं हम अल्फा। अगर मैं बामर की बात कर रहा हूं तो 3 से 2 जो है उसको बोलेंगे क्या? अल्फा। उसी तरीके से पाशन में बात करूंगा तो 4 से 3 क्या बनाएगा? कौन सी लाइन कहलाएगी? नाम क्या होगा उसका? अल्फा। लेकिन अगर लाइमन में बात करूं कि 3 से 1 में जा रहा है, तब इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? कौन सी लाइन हो जाएगी बेटा? बीटा लाइन। बामर में बात करूं तो 4 से 2 वाली लाइन क्या नाम हो जाएगा उसका? बीटा नाम हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा, गामा लाइन कैसे? लाइमन में बात करूं तो 4 से 1 में जाओगे, तब उसका नाम क्या हो जाएगा? गामा लाइन। और यहां बामर में बात करूं तो 5 से 2 में जाओगे, तब उस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? गामा। तो ऐसे नाम दे दिया जाता है। आप समझ में आ गए हो कि उससे ऊपर वाला जो जस्ट क्लोज वाला है, तो उससे नेक्स्ट क्लोज वाला है, फिर उससे नेक्स्ट क्लोज वाला है, तो उन्हीं का नाम अल्फा, बीटा, गामा दे दिया गया है। सेम चीज लाइमन के लिए, सेम चीज बामर के लिए, सेम चीज पाशन, सेम चीज ब्रैकेट, सेम चीज हम फॉन्ट, सेम चीज हम्फ्री के लिए। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ। अब उसके बाद एक चीज आती है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती हैं, है ना? मान लो कि ऐसे ऐसे हमने बनाया है स्पेक्ट्रल लाइंस, ये ऑर्बिट्स हैं। पहली कितनी होती है? 13.6। दूसरी कितनी होती है? 3.4। 3.4। भैया सब नेगेटिव में है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख देता हूँ। ईवी ईवी, ठीक है। तीसरी वाली किसमें है भाई? -1.5। तीसरी वाली किसमें? -1.51 ईवी। चौथी वाली आपकी कितनी होती है? -0.85। पांचवी वाली, हाँ, पांचवी याद है क्या किसी को? चलो जान दो। अब बात हो जाती है कि भैया अगर वो चौथी से फर्स्ट में आना चाहता है बेटा, तो कैसे आ सकता है? देखो थोड़ा ध्यान दो। चौथी से फर्स्ट में आना चाह सकता है तो डायरेक्ट आ गया। फिर उसने कहा नहीं मैं पहले ऐसे ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे ऐसे आऊंगा। फिर उसने कहा नहीं मैं पहले ऐसे से ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा। उसने कहा नहीं पहले मैं जैसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 4 कितना सेम हो गया क्या? कुछ सेम तो नहीं नो ना? सर। कहीं तो सेम नहीं ना, देख लेना कहीं सेम ना हो, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा हो। ठीक है, तो ये आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं। 4 से 1 आने का, ऐसे ऐसे करने का आपको इतना झंझट नहीं। 8 तरीके। अब आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है, वो याद है, बहुत आसान फॉर्मूला है। दैट इज n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, है ना? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं n2 क्या है, n1 क्या है। n1 जहां पहुंच रहा है, n2 जहां से पहुंच रहा है। कहां से पहुंच रहा है बेटा? कौन से ऑर्बिट से पहुंच रहा है? कौन से? अरे किस ऑर्बिट से स्टार्ट किया मोशन उसने? चौथे से। माइनस कहां पहुंचना है उसको? फाइनली कहां पहुंचना है? फर्स्ट में। फर्स्ट। तो 4 - 1, फिर 4 - 1 प्लस 1, करेक्ट है बात? अपॉन यस सर। 2। हाँ, 2। ये वाली चीज हो रही है। तो ये हो गया 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3 1 4 हो गया, अपॉन 2 हो गया। 2 to 4, 3 2 6 होना चाहिए। कहीं ना कहीं मिस हुआ है, मतलब मैंने डबल डबल कहीं बनाया है लग रहा है मुझे। कुछ तो ऐसे बनाया है मैंने, कुछ तो गड़बड़ की। अच्छा हाँ हाँ, 1 मिनट बेटा। देखो ऐसा है ना, गड़बड़ मैंने कुछ नहीं किया है, समझने में हमें गड़बड़ है। देखो ये वाली और ये वाली सेम हो गई, 2 बार हो गई इसमें, दिखा दिया मैंने। जबकि वो दोनों मिलकर के एक ही बात, एक ही वेव वो देगी, एक ही लाइन देगी, अलग अलग लाइन थोड़ी देगी। बात समझ में आई क्या क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। वाली भी तो सेम एक, रहेगी। हाँ डाउट है कुछ?
नो सर, डाउट नहीं, बता रहा था। हाँ, ये वाली सेम ही लाइन देगी, सेम ही वेवलेंथ देगी। तो एक वेवलेंथ ये हो गई, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, और ये वाली भी सेम ही देगी। तो एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, ये 6 अलग अलग टाइप की लाइंस मिलेंगी, 6 अलग अलग टाइप की वेवलेंथ आपको मिलेंगी। बात क्लियर हुई क्या यहाँ तक? यस सर। हाँ ठीक है, चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। मैं डी ब्रॉगली पूछ रहा था। वेवलेंथ, हाँ सर एब्जॉर्प्शन में भी यही फॉर्मूला लगता है? हाँ बेटा, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगता है, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगता है डी ब्रॉगली में। हाँ एग्जैक्टली यही फॉर्मूला लगता है डी ब्रॉगली। बता दूं भैया क्या डी ब्रॉगली ने कहा कि भैया अगर कोई भी मास है ना, और वो किसी भी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो उसकी भी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, वो भी एक वेव होगा, ठीक है। हाँ, हालांकि उसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी, लेकिन होगा तो जरूर वेव। और वो वेव उस वेव की वेवलेंथ निकालने का रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बोल लो, चाहे एच अपॉन एम बी बोल लो। हाँ, एम सी जरूरी नहीं है। मैं ह्यूमन हूं, मैं दौड़ रहा हूं। अब मैं दौड़ रहा हूं तो मैं भी एक वेव हूं डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग, और मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी जो वेलोसिटी वो डालूंगा, फॉर्मूले में रखूंगा, तो मेरी वेवलेंथ पता नहीं कितनी आएगी, क्या आएगी, है ना, क्या बहुत ज्यादा आएगी, है ना। हाँ, अब ये बात डी ब्रॉगली ने बता दी, डी ब्रॉगली का रिलेशन ये बताया उन्होंने कि भैया ऐसा है, ठीक है। और यही सेम चीज ना काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में भी आप निकाल सकते हो। यही सेम चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि आप जो है सेम चीज काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में भी निकाल सकते हो। एक सेकंड। क्या बोला कि अगर आप काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मेट में ये चीज निकालना चाहते हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तब रिलेशन बन जाता है h अपॉन अंडर रूट 2m k। ये कैसे बनता है? क्योंकि k इज इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। p क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2m k। तो यहाँ पे p की जगह हमने अंडर रूट 2m k रख दिया। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। हाँ, ये चीज हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि हम यही सेम चीज जो है क्या कर सकते हैं कि अगर मैं किसी पोटेंशियल के बीच एक इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहा हूं, फॉर एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ था पोटेंशियल, ये दो प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी का था, और इनके बीच दौड़ा रहा हूं। अब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा भैया, कोई भी चीज मूव कर रही है तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग वो वेव है, उस वेव की वेवलेंथ निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। लेकिन जो के है आपने पीछे पढ़ रखा है कि के जो हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल में देखा था, वो किसके बराबर हो जाता है? ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल के बराबर। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमने रख दिया, 2m चार्ज की वैल्यू और डेल्टा वी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस के बीच जब आपने इलेक्ट्रॉन को दौड़ा दिया, दैट इज 2m इंटू डेल्टा वी दोनों को। इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। प्रोटॉन दौड़ाओगे तो प्रोटॉन का मास होगा, प्रोटॉन का चार्ज होगा। ड्यूट्रॉन दौड़ाओगे तो ड्यूट्रॉन का मास होगा, ड्यूट्रॉन का चार्ज होगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अब वही सेम चीज है कि भैया, अब यहाँ भी वही सेम चीज है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी बताया था। अब ऐसा है कि प्रतिष्ठा ने एक मुझे दौड़ते हुए देखा, और प्रतिष्ठा खड़ी थी। उसने बोला कि सर की वेलोसिटी 5 है उस हिसाब, और सर का मास 70 किलोग्राम है, और 6.64 इंटू 10 पावर की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट रख के उसने वेवलेंथ निकाल लिया। लेकिन हुआ ये कि आयुष जो है, आयुष भी दौड़ रहे थे, और आयुष 2 की स्पीड से दौड़ रहे थे। आयुष ने मुझे 2 की स्पीड से दौड़ते हुए देखा, और मैं दौड़ रहा था 5 की स्पीड से। तो आयुष ने कहा कि सर की स्पीड 3 है, उसने वैल्यू रख करके कुछ और बताया। उनकी अलग आई वेवलेंथ, इनकी अलग आई वेवलेंथ। तो हुआ यहाँ पे कि जो वेलोसिटी रखोगे आप, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप वेलोसिटी को देख रहे हो। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ, अब कोलिजन का प्रॉब्लम हो सकता है। हुआ ये कि एक पार्टिकल रखा हुआ था, अचानक से एक्सप्लोड कर गया, है ना जी। अब वो एक्सप्लोड कर दिया, एक m1 मास से v1 राइट साइड में एक पार्ट चला गया, और दूसरा m2 मास से v2 लेफ्ट साइड में चला गया। भैया इसका मोमेंटम सेम है, तो
दोनों का मोमेंटम सेम। अच्छा सेम होगा, क्यों होगा, नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स चूंकि 0 है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इस वजह से दोनों का मोमेंटम सेम है। तो दोनों का मोमेंटम सेम होने की वजह से यहाँ पे दोनों की वेवलेंथ सेम हो जाएगी। या कुछ और इस तरीके से कोलाइड करके देखिए, दो पार्टिकल्स थे, इनकी वेवलेंथ दो पार्टिकल्स थे, इनकी वेवलेंथ λ1 थी, इस मूव कर रहा था दोनों, और इसकी वेवलेंथ λ1 थी, λ2 थी, दोनों आपस में टकराते हैं और इन इलास्टिक कोलिजन होता है, मिक्स हो जाते हैं। तो अब जो नई वेवलेंथ होगी वो बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैंने? Yes, आप sir. कहोगे सर ये कैसे करेंगे? भैया आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv। लैम्डा पता है, h पता है, मास आपको दे दिया जाएगा कि इसका मास m1 है, इसका मास m2। तो इसकी मदद से आप वेलोसिटी इसकी निकाल लोगे, इसकी निकाल लोगे। जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन होंगे, तो इन दोनों का मिला करके वेलोसिटी v निकाल लोगे। अब जब v पता चल गया, इन दोनों का मिला के मास पता चल गया, तो नई वाली वेवलेंथ नहीं पता चल जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. पता चल हाँ। गया। अरे ये टाइप बता रहा हूँ मैं सब कराऊंगा तो फिर वो फिर हो गया हिसाब किताब। तो मैं कुछ टाइप बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको ऐसे ऐसे दिया जा सकता है। ठीक है, और भी कुछ है इसमें टाइप्स, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की, जो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं बेटा जी, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी इलेक्ट्रॉन की सेम एज दैट ऑफ फोटोन, है ना। एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी गई है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वो किसकी इक्वल है भैया? फोटोन की इक्वल है। अब इसमें क्या पूछा गया है कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। बात समझ में आ रही क्या बोला गया है? हेलो। Yes, sir. हाँ बेटा लो। अब क्या बोला गया भैया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम है किसके? फोटोन के। अच्छा ठीक। और जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 25% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 25%, समझ रहे हो? 1/4 हो जाता है 25%। बात समझ में आई क्या तुम लोग को? Yes, sir. हाँ। अब फोटोन की एनर्जी भैया hc अपॉन लैम्डा फोटोन हो गया, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भैया hc अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन हो गया। करेक्ट। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो हो गया फोटोन, लैम्डा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपॉन hc हो गया, लैम्डा फोटोन जो हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन hc हो गया। सही लिखा क्या मैंने कि कुछ गलत लिख दिया मैंने? ठीक है यहां तक बात? Yes, sir. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैम्डा ई लैम्डा पी सेम है। अगर लैम्डा ई लैम्डा पी सेम है तो ई अपॉन एच सी बराबर ई पी अपॉन एच सी, हमने इन दोनों को क्या कर दिया भैया? बराबर कर दिया। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, ये हमने आपको बराबर कर दिया। अब उसके बाद क्या है भैया? अब उसके बाद क्या है? यहाँ पे आप एच सी से एच सी कैंसिल कर दो। अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट, अच्छा एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। लैम्डा दे रखा था उन्होंने, हमने कर दिया भैया लैम्डा, ठीक है भाई। अच्छा 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 अच्छा। एमवी, एक मिनट रुको, इसको दोबारा करना पड़ेगा मुझे पीछे साइड। अब देखो थोड़ा सा यहां से कि भैया ईपी इज इक्वल टू आपने पढ़ रखा है एच सी अपॉन लैम्डा पी, ठीक है। और ई यहां से आप रिलेशन निकाल सकते हो कि लैम्डा पी जो निकल जाएगा आपका ईपी अपॉन एच एच सी अपॉन ईपी निकल जाएगा। लैम्डा पी का जो रिलेशन होगा यहाँ पे आप देखोगे, लैम्डा सी का जो रिलेशन हो जाएगा आपका, लैम्डा पी का जो रिलेशन हो जाएगा दैट इज एच सी अपॉन ईपी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही सेम चीज हो जाएगा, दैट इज एच अपॉन एम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने लिखा एच अपॉन एम वी। लेकिन लैम्डा ई इज इक्वल टू एच अपॉन एम, तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपने लिखा, ठीक है। लेकिन v क्या होगा भैया? v हो जाएगा c अपॉन 4। v क्या हो जाएगा आपका? c अपॉन 4 हो जाएगा, है ना। ये आपका c अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा था भैया कितना? c अपॉन 4 दे।
अब उसके बाद आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए, फोटोन दिया था और क्या दिया था, क्या क्वेश्चन दिया है मेरे दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है ये, द प्रोबेबिलिटी वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन द सेम एज दैट ऑफ ए फोटोन, वेलोसिटी ऑफ इतना 25% वेलोसिटी, तो काइनेटिक, देखो मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन विल भी पूछा जा रहा है। हाँ हाँ बेटा, ऑप्शन डी आ रहा है क्या आपका? लेट मी सी, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं देखने में दिमाग में पता नहीं क्यों जा रहा है। सर लैम्डा इज इक्वल टू me तो भैया into फोटोन का तो v एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, फोटोन का तो भैया जो एनर्जी हो जाएगी एच अपॉन लैम्डा हो जाएगी, उसमें कोई मास वास तो होता नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसका हम निकाल सकते हैं एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन mv √2 mk, और क्या निकाल सकते हैं हम इसमें, सर जो इलेक्ट्रॉन वाले की एनर्जी है उसमें डायरेक्ट जो सी है उसकी जगह पे c/4 लिख देते हैं ना, डायरेक्ट हो जाएगा, फिर रेशियो निकाल लेंगे तो कट जाएगा, तो अच्छा चल, आ जाएगा 1/। अच्छा जी चलो ठीक है, मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरा दिमाग पता नहीं काम नहीं कर रहा, ठीक है चलो ठीक है, इसको कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पता नहीं मेरे साथ कभी कभी होता है ऐसे, देख लेना इसको। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल का दे रखा है इतना इतना, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर लैम्डा एंड 2 लैम्डा, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पूछा है भैया, ठीक है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ प्रोटॉन ऑन अल्फा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन मास ऑफ क्या है अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब रेशियो ले लेना, मास ऑफ प्रोटॉन और इसमें बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, पता है कि नहीं आप लोग को, 2He4। यस सर। यस सर। हाँ बस इसका रिलेशन का यूज कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही जगह उसमें है, ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद द सेम डी ब्रॉगली में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की सेम है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो निकालना है, तो h अपॉन √2 mk कर लो यहाँ पर, और h अपॉन √2 mk यहाँ पे भी कर लो। m किसका भैया, प्रोटॉन का, m किसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, k किसका प्रोटॉन का, यहाँ पे k किसका इलेक्ट्रॉन का। अब प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो मास हो, सॉरी प्रोटॉन का जो मास होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स होता है, ये आपको याद रखना है, बस वैल्यू में रख दो, खटाखट निकाल लोगे। बात समझ में आई क्या क्या करना है? हेलो, यस सर। ठीक है बेटा, बस आज की इतना इनफ है, मैं इस नोट्स को बना करके आपको देता हूँ, आई डोंट नो क्या हो गया इस नोट्स इसके चक्कर में, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। एक हमारा बचा रह गया है, उसका भी मैं कुछ करता हूँ सब।